हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की शुरुआत में गुमो ऐसे तरह तरह के केक्स देके खुश करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि इसका कोई भी कॉमिक नहीं बिक रहा था। बट ये कहती है कि ये सब मत करो वरना सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतर जाएगा। गुमो इसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि चलो आज तो नहीं बट क्या पता कल बिक जाए। शादी जब मान ही नहीं रोती तो ये बोल देता है कि ठीक है, शर्त लगाते हैं कि अगर कल को तुम्हारे कॉमिक्स बिक गए तो हम दोनों शादी करेंगे। ये भी कहती है कि ठीक है। ये फंग के पापा से मिलने के लिए आती है, इनके लिए सूप लेके आती है, लेकिन इन्हें यहाँ पे दवाई देने के बहाने ये एक दवाई इनमें से निकाल लेती है। एक कंपनी को डिज़ाइन बनवाना था तो वेन इनके पास अपनी कंपनी का प्रपोजल लेके जाती है। इनके सामने फंग की काफ़ी तारीफ करती है। ये कहते हैं कि फंग तो वही है ना जिसे मिस्टर हु की कंपनी में था बट वो वहाँ से आ गया था। वेन कहती है कि हाँ वो वही है एंड जिसकी कंपनी में से वो आया था वो मेरे पापा हैं, मैंने खुद उनकी कंपनी छोड़ दी। यानी कि सिर्फ इस पर्सन की वजह से फंग में कमी नहीं निकाल सकते, इसलिए मीटिंग के लिए इन्हें भी बुला लेते हैं। ले अपने पापा को बोल रहा होता है कि अब मैं कुछ दिनों आपके पास नहीं आ सकता, मुझे कंपनी का थोड़ा काम है। तभी यहाँ पे एक पुराना प्लेन देखता है। ये याद करता है कि जब ये छोटे थे तो ये फंग से प्लेन बनाना सीखना चाहता था बट फंग ने इसे कहा था कि मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, तुम्हें जितने मर्जी प्लेन बनाने हैं मैं सारे तुम्हें बना के दूंगा। बट अब ये इसे स्मैश कर देता है। ईरान इस दवाई के बारे में सर्च कर रही होती है, तभी यहाँ पर वेन आ जाती है जो उसके बारे में से पूछती है। पहले ईरान इसे बताना नहीं चाहती थी लेकिन ये बार बार पूछ के कि दवाई किसकी है, क्या फंग बीमार है। ईरान को इसे बताना ही पड़ता है कि उसके पापा बीमार हैं एंड इसे शक है कि कहीं वो फंग से झूठ तो नहीं बोल रहे कि वो बीमार हैं। वेन कहती है कि मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को जानती हूँ तो मैं इस दवाई का टेस्ट करवा दूंगी एंड हमें अभी ये बात फंग को नहीं बतानी चाहिए। ईरान को भी इसकी बात को मानना पड़ता है क्योंकि इसके पास भी कोई चारा नहीं था। ईरान शादी से पूछती है कि अगर कभी इसे पता चल जाए कि गुमो ने इससे कोई बात छुपाई है तो उसका क्या रिएक्शन होगा। ये कहती है कि मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी इसे वेन बताती है कि जो जिसका डर था वही हुआ, उन्हें कोई बीमारी नहीं है, वो दवाइयाँ तो विटामिन की हैं। वेन फंग को बताती है कि इनके पास एक अकेडमी को बनाने का ऑफर आया है। फंग पहले तो इस पर साफ मना ही कर देता है ये बोल के कि अभी मैं मूनबे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। लेकिन वेन को पता था कि इसका सपना था, इसका डिज़ाइन भी फंग ने काफ़ी पहले से बना रखा था, इसलिए एक बार फिर से इसे सोचने को कहती है। ईरान ये रिपोर्ट्स ला के इन्हें दिखाती है कि ये सब क्या है, कि आपने उस दिन अपना पर्स जानबूझकर छोड़ा था जिससे कि मुझे पता चल सके, देन मैं फंग को बताऊँ, फंग आपसे मिलने आए। ये कहता है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं था, कम से कम इस बहाने फंग मेरे घर तो आया, अगर वो मेरे साथ लड़ने भी आता है मुझे तब भी अच्छा लगता है। तुम प्लीज़ उसे ये बात बता के मेरे बेटे को मुझसे दूर मत कर देना। यान फंग से ये बात छुपाना नहीं चाहती थी बट जब ये इसे इतना ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं तो इसे मानना पड़ता है। ईरान फंग से पूछती है कि अगर तुम्हारे पापा ने लीजे के पापा से सॉरी नहीं मांगी तो क्या उनकी बीमारी की वजह से तुम उन्हें माफ़ कर दोगे। फंग कहते हैं कि ये तो मुझे नहीं पता बट अब मुझे इतना पता चला है कि मैं अपने पापा की काफ़ी केयर करता हूँ, जैसे कि ईरान इसकी डोरेमोन थी, हर वक्त इसके साथ थी। तो फंग इसे कहता है कि इस सारे मैटर के सॉल्व होने के बाद हम दोनों शादी करेंगे। शादी को पता चलता है कि उसके सारी कॉमिक्स बिक गई हैं, जिस पे बहुत ज़्यादा खुश होती है एंड ईरान को भी पार्टी देते हैं। शादी यहाँ पे चश्मा लगा के बैठी थी कि कहीं इसके इतने सारे फैंस इसे यहाँ पे पहचान न ले, बट ईरान कहती है कि किसी को पता थोड़ी ना है कि कॉमिक्स लिखने वाली तुम हो। इनकी फिर से वही हरकतें शुरू हो जाती हैं। ईरान अपने आप को कबाब में हड्डी फील कर रही थी इसलिए यहाँ से चली जाती है। शादी ने उसे अपनी पार्टी में भी इन्वाइट किया था, फंग को भी ज़रूर लाने को बोला था। फंग इसे भी वो मॉडल लगा के पूछता है कि ये कैसा है। ईरान इसकी काफ़ी तारीफ करती है तो फंग इसे बताता है कि ये मॉडल इसने बहुत साल पहले ही तैयार किया था एक अकेडमी बनाने का, क्योंकि इसका लीजे का सपना था एक ऐसी अकेडमी जितने फेरी टेल की इतनी सारी बुक हों कि बच्चों का वहाँ से निकलने का मन ही ना करे। बट फंग इस ऑर्डर को मना कर रहा था क्योंकि ये इसे लीजे के साथ कंप्लीट करना चाहता था। फंग लीजे के पास जाके उसे कहता है कि क्या तुम्हें याद है वो अकेडमी जिसके हम सपने देखते थे। लीजे कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, बट फंग कहता है कि मुझे याद है, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों कोऑपरेट करके उसे बनाएं। लीजे कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो क्या, मैं तुम्हारे साथ कभी कोऑपरेट नहीं कर सकता। शादी की सेलिब्रेशन पार्टी स्टार्ट हो जाती है। गुमो ईरान को बताता है कि उसने यहाँ पे शादी के लिए एक बड़ा सा सरप्राइज रखा है। इस प्रोजेक्ट वाली कंपनी के पास फंग के साथ साथ दो और कंपनीज भी काम करना चाहती थी, जिसमें से एक वेन के पापा की कंपनी भी थी। तो फंग को ऑफर करने के लिए बाकी दो कंपनीज को भी कम्पीट करना था। फंग जब से बताता है कि मुझे ईरान की फ्रेंड की पार्टी में जाने हैं तो कहती है कि तुम कब से पार्टी में जाने लगे, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम पार्टी में कैसे लगते हो।
पार्टी में शादी के लिए एक बड़ा सा गिफ्ट आता है। शादी को पता था कि इसमें पक्का गुमो ही होगा, इसलिए बोलता है कि इसे थोड़ी देर इसके अंदर ही रहने दो। लेकिन ये तो इसकी मम्मी थी, क्योंकि शादी ने इनवाइट नहीं किया था, इसलिए अपने आप ही आ गई थी। गिफ्ट तो इस साइड से आता है। गुमो इसे सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन ये मना कर देती है। गुमो कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी कॉमिक्स बिकेंगी तो तुम मुझसे शादी करोगी। तो ये बोलते कि मैं तो मजाक कर रही थी। सभी लोगों के साथ इसकी मॉम भी से कहती है कि शादी करो इससे, बट ये कहती है कि मुझे शादी अभी नहीं करनी, जब मैं नंबर 1 राइटर बन जाऊंगी तब शादी करूंगी। इसकी मॉम ऐसे बोल देती है कि फिर तो तुम कभी नहीं बनोगी। ये कहते हैं क्यों, आपने देखा नहीं क्या, मेरे सारे कॉमिक्स फर्स्ट डे पर ही बिक गए। इसकी मॉम कहती है कि इतना भी मत बनो, ये तुमसे इतना प्यार करता है कि इसने वो सारे खरीद लिए। शायद इस बात को मजाक सोचती है, तो ये बता देती है कि ये बहुत ज़्यादा अमीर है, इसके डैड के पास फांकी कंपनी के शेयर हैं, चाहे तुम यीरेन से पूछ लो। इन सब बातों में अब इसकी इंसल्ट भी शामिल हो गई थी। इसे गुमो पे बड़ा गुस्सा आ रहा था, एंड इससे ज़्यादा यीरेन पे, कि सबको पता है लेकिन इसी को नहीं पता गुमो की सच्चाई के बारे में। यीरेन पे ने भी इसे नहीं बताया, एंड इसका गुस्सा फिलहाल 7वें आसमान पे था। ये यीरेन से गुस्सा होकर चली जाती है। वेन एकदम से बोलती है कि तुम भी कभी नहीं सुधरोगी ना यीरेन। एंड फांग से कहती है कि इसने मुझे मना किया था तुमसे बताने के लिए, बट इंसिडेंट की बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे पापा को कोई भी बीमारी नहीं है। यीरेन को इस बारे में पता था, बट इसने तुम्हें नहीं बताया। फांग के पूछने पे ये बताती नहीं कुछ भी। तो फांग कहता है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मेरे से कोई भी झूठ नहीं बोलोगी। यीरेन से कुछ बोलती तो ये बोल देता है कि मुझे नहीं सुनना, जो कुछ भी तुम बोलोगी वो भी झूठ ही होगा। ये इसे मनाने की भी कोशिश करती है, बट अब ये गुस्सा होकर चला जाता है। ये बोल गई कि तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। वेन इसके पीछे पीछे आ रही थी, ये बोलते हुए कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बट ये बोल देता है कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड डन अपने पापा के पास जाता है। इन्हें गुस्से में कहता है कि आपने यीरेन को इस बीच में क्यों लाया, आपको पता है ना मेरे पास सिर्फ वही है। एंड इन्हें भी बोल के चला जाता है कि हम दोनों के बीच में जो कुछ भी था आज पूरी तरह से ख़त्म हो गया। इसके यहाँ से जाने के बाद ही इसके पापा बेहोश होकर गिर जाते हैं। यीरेन को काफ़ी बुरा लग रहा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उसे छोड़ के चली गई एंड इसका ब्रेकअप भी हो गया। तभी इसे शिव कॉल करती है कि पापा को पता नहीं क्या हो गया, आप आ जाओ। डॉक्टर से इसे पता चलता है कि उनकी बीमारी फेक नहीं थी, रियल में उन्हें बीमारी है। उस असिस्टेंट ने फालतू में लीजे को बोल दिया था कि उन्हें कोई ऐसी बीमारी नहीं है, क्योंकि फांग के पापा इस बात को अपने लो फॉर्म की वजह से छुपाना चाहते हैं। यीरेन कहती है कि मैंने दवाई का टेस्ट करवाया था। तो शिव बताती है कि पापा ने मुझे बोला था वो नींद की दवाई है, मैं नहीं चाहती थी कि वो नींद की दवाई ले, इसलिए मैंने उनकी जगह विटामिन की दवाई लगा दी थी। यीरेन अब इनके पास आती है तो ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें कल पूरी तरह से झूठ नहीं बोला था, बीमारी तो मुझे थी। हाँ ये बात सच है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें पता लगवाया जिससे कि तुम फांग को बताओ कि मुझे बीमारी है और वो मेरे पास आ जाए। ये इसे कहते हैं कि मेरी आज की बीमारी के बारे में कि मैं बेहोश होकर गिर गया, उसे मत बताना। तो यीरेन बोल देती है कि मैं आपकी वजह से अब आगे से उसे कोई भी झूठ नहीं बोलने वाली। गुमो इसके दरवाजे के सामने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा मत करो, मान जाओ शादी, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, सिर्फ सच छुपाया है। लेकिन ये इसे साफ बोल देती है कि मेरा तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए जाओ यहाँ से। वेन इसे काउंट डाउन करते हुए कहती है कि कोई बात नहीं अगर तुम्हारी रिलेशनशिप फेल हो गई, बट ये कहता है कि फेल किसकी हुई है। तभी यहाँ पे यीरेन के साथ शिव आ जाती है इसे बताने के लिए। वेन फांग से कहती है कि यीरेन इस सबके बाद तुम्हारी असिस्टेंट बन के रहेगी तो तुम्हारे काम पे बुरा असर पड़ेगा। ये यीरेन को नौकरी से निकाल रही होती है बिकॉज अब इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। बट यीरेन कहती है कि जॉब में मेरी गलती क्या है जो तुम मुझे ऐसे निकालोगी, पहले मुझे ये बताओ कि मैंने कौन सा काम नहीं किया। अब जब ये ऐसे नहीं मानती तो वैन कहती है कि ठीक है, लेकिन अब तुम उसके असिस्टेंट नहीं बन सकती, उस पर बुरा असर पड़ेगा। अब जॉब चेंज करने पे यीरेन मान जाती है। शिव फांग को बताती है कि इसके पापा को सच में वो बीमारी है। फांग इस पे काफ़ी मुश्किल से यकीन कर पा रहा था। वेन यीरेन को असिस्टेंट से हटा के उसकी बहन शिकिन को फांग के असिस्टेंट बना देती है एंड यीरेन को उसकी जगह दे देती है, जिसपे से काफ़ी बुरा लगता है। ये फांग से पूछते हैं कि मैंने कुछ अरेंजमेंट किए हैं, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है। बट फांग ये बोल के चले जाता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम संभाल लेना। एंड इसे नई जॉब मिलती, इसके तेवर ही बदल जाते हैं। शिव फांग को ये बोलकर चली जाती है कि तुमसे साथ जाने से अच्छा है मैं पैदल ही चली जाऊँगी। यीरेन शादी से बात करने के लिए जाती है, लेकिन शादी भी इसकी एक नहीं सुनती। ये अपने अनफांग के बारे में से बताना चाहती थी, बट ये बिना सुने कह देती है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बताने की। फिर भी इसे पता चल गया था कि ज़रूर इनकी फाइटिंग हुई होगी, अब ये वहाँ नहीं रह सकती। और शादी भी इसके साथ रहना नहीं चाहती थी, इसलिए ये 2 महीने के लिए होटल में रहने जा रही थी। एंड कहती है कि मैं सब तुम्हारे लिए नहीं कर रही, सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि गुमो मुझे यहाँ पे आके बार बार परेशान न करे। लीजे अपने आर्किटेक्चर को देखता है एंड पुराना टाइम याद करता है जब फांग इसे बोल रहा था कि मैं एक ऐसा डिज़ाइन बना रहा हूँ जिसमें से कभी बाहर निकलने का मन ही नहीं हुआ करेगा, सब ऐसी कहानियाँ पढ़ते रहा करेंगे।
लीजे ने भी इसे बनाने में इसकी काफ़ी हेल्प की थी, बट ये फिर से इसे बंद करके रख देता है। गुमो फांग को बोल रहा होता है कि देखो ना, हम दोनों की गर्लफ्रेंड्स को हमने खो दिया है, लेकिन मेरा बुरा हाल है, तुम आराम से रीडिंग कर रहे हो। फांग कहता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं खोया। तो ये कहता है कि हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को खो दिया है। मेरी शक्ल देख के बताओ कि क्या शादी को मुझ पर दया नहीं आएगी मेरी शक्ल से। फांग इसे मना कर देता है। तो ये कहता है कि जब मैं पानी में कूद के मुझे फीवर हो जाएगा तब तो उसे मुझ पर दया आएगी ना। फांग कहता है कि तो जब सोचना चाहिए था जब तुम झूठ बोल रहे थे। गुमो कहता भी है कि जब हम सिर्फ सच को छुपाते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि वो झूठ हो गया। बट फांग की बात समझ में नहीं आती। शिकिन अपना परफ्यूम छिड़क छिड़क के सबके नाक में दम कर रही थी। ईरान इन सभी के लिए खाने का सामान लेके आती है। तो शिकिन इसे ऑर्डर देती है कि फांग के अपने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग होने वाली है, तो इसे बहुत सारे स्नैक्स मंगाने को भेज देती है। ईरान इसे कहती है कि वो तो तुम्हें पहले ही ऑर्डर करने चाहिए थे ना, उनके क्लाइंट्स के लिए लेट हो गया होगा। बट शिकिन इसे डांट देती है कि असिस्टेंट मैं हूं ना, तुम चुपचाप खाना लाओ, वो भी 10 मिनट के अंदर। इतना सारा सामान इसे संभाला नहीं जाता, इसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। बट लीजे इसे हैंकी देता है। ये कहती है कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारा रीपे कर सकूं। लीजे इससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो ये कहती है कि कोई भी काम छोटा है बड़ा नहीं होता। ये इसे रोक लेता है। तो ये कहती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे 10 मिनट में ये सारा खाना कंपनी में भिजवाना है। लीजे से कहता है कि इस सब का मैं देख लूँगा, तुम मेरे साथ चलो। इनके क्लाइंट्स के लिए खाना आ जाता है, लेकिन जो इन्होंने मंगवाया था इससे काफ़ी अलग था। लीजे का सेक्रेटरी इन सभी को आके बताता है कि ये ईरान के बिहाफ में मिस्टर लीजे ने आप सबको ट्रीट दी है। क्लाइंट्स पूछते हैं कि ये लीजे कौन है, ये कौन ईरान है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।